हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज 5 फरवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आप जानने वाले हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो सुनील स्टार आईक्यू आप सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस क्लास का आपको पीडीएफ फाइल मिलेगा स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल पे। आज का जो पहला करंट अफेयर है वो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने निम्नलिखित में से किस शहर को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषित किया है। देखिएगा, आंध्र प्रदेश की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको पूरी रूप से बताने की कोशिश करूं तो 2014 के अंदर एक यहाँ पे नया राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश को अलग करके। एग्जैक्ट तारीख अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो वो है 2 जून 2014। 2 जून 2014 को श्री कृष्णा समिति के आधार पे जो है ना यहाँ पे एक नया राज्य आया था और इस राज्य का नाम था तेलंगाना। तेलंगाना एक नया राज्य बना था यहाँ पे, और जब ये बना तब बेसिकली कहा गया कि तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की कॉमन राजधानी होगी, और जो कि क्या होगी, हैदराबाद। एक्चुअली तो हैदराबाद को ही काटा था और फिर एक तेलंगाना नया राज्य निकल के आया। अच्छा, ये उस टाइम पे 2015 में कहा गया। यहाँ के उस टाइम पे सीएम थे चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी नई राजधानी के रूप में विकसित करने वाले हैं अमरावती को। अमरावती, अच्छा, जब तक इसको हम पूर्ण रूप से विकसित करेंगे इसमें समय लगेगा लगभग 10 साल का। तो 10 साल तक 2 जून 2024 तक दोनों की राजधानी कॉमन रहेगी और हम लोग अपनी नई राजधानी के रूप में विकसित करने जा रहे हैं अमरावती को। 2020 में इलेक्शन हुए, तब चंद्रबाबू नायडू बुरी तरीके से हार गए और फिर जीतते हैं कौन, जगन मोहन रेड्डी। 2020 में जो है ना वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो है ना ये जीत जाते हैं और यहाँ के सीएम बनते हैं। आते ही ना जाने इनको क्या सूझी है और इन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की, फ्लो में की है शायद, 3 राजधानियां बनाने की घोषणा की। पहली राजधानी इन्होंने कहा कि हम अपनी राजधानी बनाने वाले हैं विशाखापट्टनम को, ठीक है ना। विशाखापट्टनम जो है ना इसको राजधानी बनाने को कहा और ये कहा कि इसको हम लोग अपनी एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाएंगे। दूसरी राजधानी के रूप में इन्होंने कहा था कि हम लोग बनाएंगे किसको, कुरनूल को बनाएंगे, और कुरनूल इन्होंने कहा था कि हम लोग जुडिशरी कैपिटल बनाएंगे अपनी। और तीसरी राजधानी इन्होंने कहा था कि जो अमरावती है ना, अमरावती, इस अमरावती को हम लोग जो है ना वो एक्सटेंड करेंगे और ये होगी लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी हमारी। तो मतलब इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव विशाखापट्टनम को कह दिया, कुरनूल कह दिया जुडिशरी के रूप में, और लेजिस्लेटिव के रूप में अमरावती कह दिया। बाद में यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि ये जो आप फैसला ले रहे हो ये फैसला कोई खास इम्पोर्टेंट फैसला है नहीं, और एक राज्य में 3 राजधानी कोई नॉर्मल बात तो है नहीं लगती, ठीक है ना। तो आप लोग इसको थोड़ा संभलिएगा और सोचिएगा। अभी इन्होंने हाल ही में जो है ना इस चीज़ की घोषणा कर दी कि हम एक ही राजधानी रख रहे हैं, कॉमन राजधानी, और उस कॉमन राजधानी का नाम क्या रखा जाएगा, विशाखापट्टनम। अब एक कॉमन राजधानी होगी विशाखापट्टनम। आपको ये विशाखापट्टनम यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मैप में, ये रहा विशाखापट्टनम। इस विशाखापट्टनम के राजधानी के रूप में आने से कोई ज़्यादा समस्या और तो कुछ नहीं है, बस दिक्कत इतनी सी ही है कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको यहाँ से थोड़ी राजधानी दूरी लगेगी। अमरावती सबके बीच में नज़र आ रहा था और कोई खास दिक्कत है नहीं। दिक्कत इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो विशाखापट्टनम है ना ये यहाँ का सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा शहर है आंध्र प्रदेश का। अगर आप मुझसे पूछते हो कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो मैं कहूँगा विशाखापट्टनम ही सबसे बड़ा शहर है और सबसे ज़्यादा आबादी वाला भी है। इस विशाखापट्टनम में नौसेना जो है ना, नौसेना, इसकी पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर भी है, ठीक है ना। पूर्वी कमान का यहाँ पे हेडक्वार्टर भी है नौसेना का, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये। और चेन्नई के बाद में सेकंड लार्जेस्ट सिटी भी है पूर्वी तट पे। जो पूर्वी तट की बात करते हो तो यहाँ पे चेन्नई पोर्ट तो एक है ही इंपॉर्टेंट, या चेन्नई सिटी कहिएगा। उसके बाद में विशाखापट्टनम सिटी है, ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी के रूप में जानी जाती है। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, एरिया वाइज सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, और उसका नाम आप लोगों को शायद याद हो, बहुत बार आप पढ़ते ही होंगे, नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम, ठीक है ना। ये जो है ना ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है एरिया वाइज आंध्र प्रदेश में। एक ही है एक्चुअली टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में और इसी का नाम नागार्जुन है। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे एक रूसी कोंडा द्वीप है, उसको भी हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था, ठीक है ना। रूसी कोंडा, याद रखिएगा क्या नाम बताया मैंने आपको, रूसी कोंडा द्वीप, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है कौंडिनिया, ठीक है ना। इसका नाम है आपका, याद रखिएगा, कौंडिनिया।
इसके अलावा यहाँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट डांस है जिसका नाम है कुचिपुड़ी, ठीक है ना, कुचिपुड़ी। भारत में 8 ही शास्त्रीय नृत्य है जिनमें से जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। एक रोलापड्डू नाम की भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, ठीक है ना, ये भी याद रखना, रोलापड्डू, ठीक है ना, रोलापड्डू, ROLLAPADDU, रोलापड्डू, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है आंध्र प्रदेश में। भारत में सबसे ज़्यादा अगर फल आपसे पूछे ना कहाँ होते हैं, तो फल सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में ही होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा सवाल है वो क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर में हाइफा पोर्ट इजराइल का अधिग्रहण किया है। हाइफा पोर्ट ये इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट है, इसका अधिग्रहण अभी हाल ही में अदानी ग्रुप ने किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ठीक है, यही इस पर विकास करेगा, यही इस पर सामान बेचने का, लाने का, ले जाने का, टोटली डेवलपमेंट मतलब 100% जो है ना अदानी ग्रुप के पास में आ चुका है। ये अदानी आपको दिख रहे हैं, साथ में जो इजराइल है, इजराइल के प्रधानमंत्री आपको दिख रहे हैं जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू की एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि आत्मकथा है, उसको कहते हैं बीबी, क्योंकि इनको प्यार से बीबी के नाम से पुकारते हैं, इसलिए इनकी आत्मकथा का नाम भी बीबी है। इनकी पार्टी का नाम भी आपको मैं बता देता हूँ, इनकी पार्टी का नाम है लिकुड पार्टी, ठीक है ना। और इजराइल की जो संसद है ना उसको कहा करते हैं नेसेट, ठीक है ना, इसमें के जो है ना वो साइलेंट है, याद रखना, ठीक है ना, नेसेट के नाम से पुकारा जाता है इजराइल की संसद को। अगर मैं ये मैप वाइज दिखाता हूँ आपको इजराइल, तो इजराइल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें लगभग 4 ऐसे इलाके हैं जो पानी से टच होते हैं। एक तो आपको ये भूमध्य सागर जो है ना, मेडिटेरियन सी की लाइन सबसे लंबी दिखाई दे रही होगी, बहुत लंबा जो है ना यहाँ पे एक आपका, इसी भूमध्य सागर पे ही आप लोगों को जो है ना एक तो हाइफा पोर्ट है, ये आपको नजर आएगा, ठीक है ना, यहीं पे ही आपका जो है ना एक बहुत बड़ा बंदरगाह है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसी भूमध्य सागर पे हाइफा पोर्ट के अलावा एक बंदरगाह और भी है यहाँ पे, और उस बंदरगाह का नाम क्या है, उस बंदरगाह का नाम है ऐश, ठीक है ना, एशडोड पोर्ट है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। एशडोड पोर्ट जो है ना ये भी बहुत बड़ा और बहुत मायने रखता है यहाँ का बंदरगाह। मैंने कहा ना ये 4 वाटर बॉडी यहाँ से टच है। अगर आपको ये वाला इलाका दिख रहा है ना छोटा सा ये, तो इसको क्या कहते हो, इसको अगर आपको दिख भी रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ, इसको कहा जाता है सी ऑफ गैलीली, ठीक है ना, सी ऑफ गलीली, इसके नाम से इसको जाना करते हैं, या इसको लेक ऑफ टिब्रीज के नाम से भी जानते हैं, लेक ऑफ टिब्रीज, TEBERIAS, लेक ऑफ टिब्रीज के नाम से भी जानते हैं, ये लिखा भी हुआ देखो, लेक ऑफ टिब्रीज, ठीक है ना, लेक ऑफ टिब्रीज। एक तो ये हुआ, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, ये है डेड सी, डेड सी का मतलब ये मृत सागर, ये मृत सागर है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना आपका यहाँ पे है ये गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है ना, ये याद रखना, ये चौथा जो इलाका है ये गल्फ ऑफ अकाबा है, ये गल्फ ऑफ अकाबा है, यहाँ पे भी एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है, इस पोर्ट का नाम है इलोट पोर्ट, ठीक है ना, इलोट पोर्ट। तो इजराइल के मैंने 3 बंदरगाह बता दिया आप लोगों को। एक तो मैंने आपको बता दिया कौन सा, कि ये वाला एक हाइफा बंदरगाह, ये सबसे बड़ा है, इसके साथ अदानी ग्रुप का समझौता हुआ है। एक बंदरगाह यहाँ कहीं आपका होता है, इसका नाम है एशडोड पोर्ट है। इसके अलावा एक पोर्ट मैंने बता दिया इलोट, इसको प्रोनाउंसिएशन इलोट करना या इलॉट करना जैसे भी आप देख लेना। 4 वाटर बॉडी बता दी, एक मैंने आपको भूमध्य सागर बता दिया, एक लेक ऑफ टिब्रीज, लेक ऑफ टिब्रीज के अलावा इसको सी ऑफ गैलीली के नाम से भी जाना करते हैं, ये भी याद रखना। ये मृत सागर से भी टच है और के साथ में गल्फ ऑफ अकाबा से भी ये टच है आपका। अगर मैं बात करता हूँ अडानी ग्रुप की बात करता हूँ, तो इनके भी खास प्रोजेक्ट इंडिया में, वैसे तो इनके दिन कोई खास अच्छे चल नहीं रहे हैं आजकल, तुम देख रहे होंगे बट फिर भी एक हमारे भारत के अंदर क्राइकल पोर्ट है, पुडुचेरी का है, ठीक है ना, आप लोग शायद जानते होंगे अच्छे से। पुडुचेरी में 4 ही जिले हैं, उनमें से क्राइकल एक है। क्राइकल पोर्ट का निर्माण है वो कर रहे हैं अडानी ग्रुप ही करेंगे। एक भारत के अंदर जो है ना गोपाल पोर्ट है, ये गोपाल पोर्ट पड़ता कहाँ पे, गोपाल पोर्ट ओडिशा का है, इसका भी निर्माण जो है ना वो कर रहे हैं अडानी ग्रुप। इसके अलावा एक जो है ना ताजपुर पोर्ट है, ताजपुर पोर्ट, ये ताजपुर पोर्ट का निर्माण भी कौन कर रहे हैं, अडानी ग्रुप, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और इसके अलावा जो है ना एक है विंझम, ठीक है ना, विंझम प्रोजेक्ट है ये, और ये भी प्रोजेक्ट आपका पोर्ट का ही है। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है केरल में। इसका निर्माण भी कौन कर रहे हैं, इसका निर्माण भी कर रहे हैं अडानी ग्रुप, ठीक है। तो इसको याद रखना। अगले सवाल की ओर मूव करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हो, IMF,
इसके द्वारा जारी हाल ही में विश्व आर्थिक आउटलुक जनवरी 2023 नवीनतम अध्ययन के अनुसार 2023 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जो है ना उसकी दर क्या रहेगी। तो 2023 में भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी रहने वाला है वो 6.1% रहेगा। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है ना साल में 2 बार छपता है, ठीक है ना। एक तो आपका छपता है ये अप्रैल के अंदर, ठीक है ना, अप्रैल में, और एक ये छपता है अक्टूबर में। अब आप कहोगे सर ये जनवरी में क्यों बता रहे हो फिर आप, मतलब जनवरी के वाली ही लिस्ट दिखा रहे हो आप, यहाँ पे फोटो में जनवरी 2023 लिखा है, बिल्कुल ये जनवरी 2023 का ही लिंक है। तो ध्यान रखना ये छपती तो है अप्रैल और अक्टूबर में, लेकिन साल में 2 बार अपडेट भी होती है। एक अपडेट होती है जनवरी में और एक अपडेट होती है जुलाई में। आपको इस फोटो में ये अपडेट वर्ड भी दिखाई दे रहा होगा, अपडेट हुई है हाल ही में। तो इस अपडेशन में ये कहा गया है कि 6.1% रहने का अनुमान है। और 2024 में क्या रहेगा, 2024 में जो है ना वो रहेगा 6.8% आईएमएफ के अनुसार, याद रखना। आईएमएफ ने वैसे कहा है कि भारत दुनिया की सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईएमएफ की अगर मैं चीफ इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, मुख्य जो अर्थशास्त्री की बात करता हूँ, इनका नाम क्या है, इनका नाम है पीरे ओलिविये गेरिजा, ठीक है ना। ये फ्रांस के व्यक्ति हैं, ये याद रखना। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है यानी कि महानिदेशिका है, उनका नाम आपको पता होगा, क्रिस्टलियाना जॉर्जीवा है, ठीक है ना। क्रिस्टलियाना जॉर्जीवा जो कि बल्गेरिया की है, ठीक है ना, ये भी याद रख लेना, बल्गेरिया की है। इसका वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, अगर आपको याद है तो बता देना आप लोग, ठीक है। हाल ही में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो जो है इनकी तरफ से एम जगन्नाथ और तबलेश पांडे को भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नॉमिनेट किया है। एलआईसी ऑफ इंडिया में कितने प्रबंध निदेशक होते हैं, तो एलआईसी ऑफ इंडिया में टोटल कितने होते हैं, देखो अभी 2 को अपॉइंट किया है, 2 रिटायर्ड होने जा रहे हैं। वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है उनके नाम पर, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। एक का नाम जो है ना वो है राजकुमार, ठीक है ना, एक राजकुमार, और एक कौन है, एक बीसी पटनायक है, ठीक है ना, बीसी पटनायक जो है ना ये है दूसरे। ये दोनों रिटायर्ड होने जा रहे हैं, तो इनकी जगह पे आ रहे हैं एम जगन्नाथ और तबलेश पांडे। टोटल होते हैं 4, याद रखना। और ये ध्यान रखना मैनेजिंग डायरेक्टर है, लेकिन चेयरमैन बहुत लंबे टाइम से एलआईसी के हैं, उनका नाम है एम आर कुमार, ठीक है ना, एम आर कुमार, ये लंबे टाइम से हैं, तो ये भी याद रख लेना आप। हाल ही में डीपी वर्ल्ड ने टूना टेकरा में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के लिए 4,243 करोड़ रुपए के मेगा कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने का टेंडर जीता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में है। देखो भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह जिसका नाम है कांडला बंदरगाह, कांडला पोर्ट, आप इसको बहुत लंबे समय से कांडला पोर्ट के रूप में जानते थे, और इसका नाम अभी हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया। आप इसे दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं। इससे थोड़ी ही दूर जो है ना एक जगह है जिसका नाम है टूना टेकरा, ठीक है ना, टूना टेकरा। यहाँ पे कंटेनर जानते हो, बड़े बड़े डिब्बे होते हैं जहाँ पे बहुत सारा सामान लादा जाता है, उसके अंदर रखा जाता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने में काम लिया जाता है। और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर वाला इलाका भी दीनदयाल पोर्ट ही है। तो टूना टेकरा या दीनदयाल पोर्ट ये कहाँ से रिलेटेड है, ये गुजरात से रिलेटेड है, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, एक गुजरात में एक पोर्ट और है जिसका नाम आपको मैं बताता हूँ, मुंद्रा पोर्ट है, ठीक है ना, मुंद्रा पोर्ट। ये भी अडानी ग्रुप ही चलाता है। इंटरेस्टिंग बात ये है, थोड़े समय पहले की बात है, यहाँ पे ना एक विंड टर्बाइन जो है ना, दुनिया की सबसे बड़ी विंड टर्बाइन जो है ना वो बनाई गई। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी ऊंची विंड टर्बाइन है। आप लोग अगर बात करें कि विंड टर्बाइन का मतलब क्या होता है, तो विंड टर्बाइन का मतलब होता है ये बड़े बड़े पंखे से होते हैं ना, जिनसे घुमा के जो है ना बिजली पैदा की जाती है। तो ये विंड टर्बाइन वाला भी आप पॉइंट याद रखना। हाल ही में हर गांव हरियाली पहल ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 90 लाख पौधे लगाए हैं। यह पहल निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई। तो ये पहल कहाँ की है, ये जम्मू एंड कश्मीर की है। ध्यान रखना, इस पहल को शुरू किया गया था नवंबर 2021 में स्टार्ट किया गया। टारगेट इसका रखा है 1.35 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा है, और अब तक 90 लाख पौधे इस पहल के तहत लगा दिए गए हैं। हर घर हरियाली योजना भी कह सकते हो, हर गांव हरियाली योजना भी। और जम्मू कश्मीर की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ की एक लड़की जिसका नाम है सरगम कौशल, ठीक है ना, सरगम कौशल अभी हाल ही में शादी हो रखी है, तो मैं मिसेज लगा दूं चलेगा, मिसेज वर्ड बनी है, ठीक है ना, मिसेज वर्ड बनी है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। किस राज्य ने हाल ही में विजन फॉर ऑल स्कूल
आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है। विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च अभी हाल ही में। देखो क्या है, विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम जो है ना, इसमें 25,000 जो है ना वो फ्री में चश्मे बांटे जाएंगे। एक कंपनी है, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, जिस कंपनी का नाम जो है ना वो क्या है, इसीलॉर लक्से ऑक्टिया, ठीक है ना, ये कंपनी है। ये कंपनी क्या है, 25,000 चश्मे बांटेंगी, फ्री में बांटेगी। और एक डॉक्टर है जो चेकअप करेंगे आई का, जिनका नाम है प्रसाद, ठीक है ना, प्रसाद नेत्रालय है, ठीक है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ लेना, मैंने उसी से ही ये क्वेश्चन तैयार किया है, ठीक है। प्रसाद नेत्रालय, और ये चेक करेंगे, और ये कहाँ पे बैठेंगे, ये गोवा में बैठेंगे, याद रखिएगा। अच्छा, एक आंखों को फ्री चेकअप करने की योजना जो है ना, वो कांति वेल्गू नाम की एक योजना तेलंगाना ने भी स्टार्ट की है। तेलंगाना ने ऐसी आंखों का फ्री चेकअप करेगा तेलंगाना। हाल ही में निम्नलिखित में से किस दिन 47वां भारतीय तट रक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया? तो हर साल 1 फरवरी को मनाते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट करते हैं 1 फरवरी को। ये बात आप लोग जो है ना वो याद कर लेना। 47वां नंबर मनाया गया, और इंडियन कोस्ट गार्ड के जो महानिदेशक है ना, उनका नाम है वीरेंद्र पठानिया, ठीक है ना, वीरेंद्र सिंह पठानिया, ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हुआ। वाणिज्य मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश अप्रैल से दिसंबर 2022 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया, यानी कि एक्सपोर्टर बना है? तो तीसरा कौन सा? देखो पहले नंबर पे तो है यूएसए, दूसरे नंबर पे है इसमें यूएई, ठीक है ना, और तीसरे नंबर पे है इसमें नीदरलैंड, जो आपसे पूछा है। अगला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का भी नीदरलैंड के अंदर ही होने वाला है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में सितंबर 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है? डिजिटल भुगतान सूचकांक जो है ना, यानी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया है आरबीआई ने, ठीक है ना। देखिएगा, डिजिटल पेमेंट हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। ये डीपीआई इंडेक्स मार्च 2018 को बेस ईयर माना है, मार्च 2019 में पहली बार आया, और तब से लेके अब तक आप देख रहे हो हमारा डिजिटल पेमेंट कितना बढ़ गया है। इवन आर्थिक सर्वेक्षण तो कहता है कि 87% हम लोग डिजिटल पेमेंट में हैं, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है ना, पेमेंट एनेबलर से, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से, पेमेंट सप्लाई साइड से, पेमेंट परफॉर्मेंस, इसका 45% आंकड़ा है, और के अलावा कस्टमर सर्टिफिकेट से, इनसे मिलके जो है ना हम लोग चेक किया करते हैं कि लोग कितना किस जगह पे यूज़ कर रहे हैं। मतलब कहने का है कि हम लोग डिजिटल पेमेंट जो है ना पहले से ज़्यादा यूज़ करने लग चुके हैं वर्तमान में। ये साल में 2 बार आंकड़े आते हैं, एक बार तो आंकड़ा आता है अप्रैल के अंदर, एक बार आंकड़ा आता है सितंबर में। तो ये सितंबर का डेटा जो है ना हमें दिया गया है अभी हाल ही में, जो मैं आपको दे रहा हूं फिलहाल। निम्नलिखित में से किस देश को 2023 और 24 में 2 साल के लिए वॉलीबॉल में चौथी चैंपियनशिप के लिए मेजबान देश के रूप में नॉमिनेट किया गया है? तो ये भारत में होने वाला है, ठीक है ना, ऑप्शन ए ठीक है। यूपीएससी ने भारत के नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल डीसीजीआई को नियुक्त किया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव। इनका नाम डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी है, याद रखना। भारत में सभी दवाइयों की जो है ना यूं कहिएगा मंजूरी देना, सभी दवाइयों को जो है ना, ड्रग्स कंट्रोलर का ही काम होता है, मेडिसिन से रिलेटेड सारी जो है ना वो एक्चुअली पावर देखना। तो अभी बहुत लंबे टाइम से जो है ना वो वीजी सोमानी चल रहे थे, तो अभी ये रिटायर्ड होने वाले हैं। इनको 3 महीने का हाल ही में एक्सटेंशन मिला था, और राजीव सिंह रघुवंशी जो है ना ये हमारे भारत के नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल बनने वाले हैं। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्ग उप वर्गीकरण आयोग को उसके कार्यकाल में 14वां विस्तार दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन उस समिति का प्रमुख बना है? देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और मैं आपको चलिए समझाता हूँ। इसका तो सही आंसर होगा न्यायमूर्ति, माफ करना, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त है जी रोहिणी। एक ओबीसी के बारे में बात आप जानते होंगे। ओबीसी को पूरे भारत में 27% आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन एक बात कही गई, क्या एक आयोग गठित किया गया, रोहिणी कमेटी गठित की गई थी। ये अक्टूबर 2017 की कमेटी है। तो ये कहा गया कि सारे जो ओबीसी है ना वो पिछड़ा वर्ग में नहीं आते हैं, कुछ ऐसे आते हैं जो टॉप हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी भी नीचे हैं। तो जो टॉप हैं उनको परसेंट देखो रहेगा तो 27 ही, कुछ टॉप हैं उनको तो थोड़ा कम कर दिया जाए, और जो कम है उनको बढ़ा दिया जाए। अब इसी को चीज बोलते हैं उपवर्गीकरण, मतलब इनमें से डिसाइड करना है। ओबीसी की मैं आपको भारत में बताता हूं 3000 कास्ट है, 3000 कास्ट है ओबीसी की। अब
अभी 3000 कास्ट में से ओबीसी का उप वर्गीकरण करना है, और ये वर्गीकरण करने के लिए कमेटी बैठ रही है, 14वीं बार विस्तार किया जा रहा है इसका, ये ही इन्हीं की अध्यक्षता में किया जा रहा है। अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं निकला है, कोई फैसला दिया नहीं गया इस पर। मतलब यूं समझिएगा कि 14 टाइम और 2017 से लेकर अब 23 तक आप लोग आगे 6 साल हो गए, तब तक इसको बस एक्सटेंड पे एक्सटेंड किए जा रहे हैं। कोई इस चीज़ का जो है ना निर्णय नहीं निकाला गया कि क्या सही है और कौन सा गलत होगा, क्या होगा। अभी हाल ही के आंकड़ों के अनुसार 2022 में निम्नलिखित में कौन दुनिया का सबसे अधिक बिकने वाला वाहन निर्माता, मतलब सबसे ज्यादा कंपनी कौन सी है जिसने गाड़ियां बेची है, तो ये टोयोटा कंपनी ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा गाड़ी बेची है। और जैसे फॉर्च्यूनर इनोवा कंपनी आप जानते हो ना, बाकी इनकी बहुत और भी कारें हैं, और ये दुनिया भर में लगभग 1.5 करोड़ कार जो है ना उन्होंने बेची है। 2 नंबर पे कंपनी है वॉक्सवैगन, ठीक है ना, इसको लिखते तो वॉक्सवैगन है, बोलते फॉक्सवैगन है, जर्मनी की कंपनी है ये, ठीक है ना, और इसने दुनिया भर में 83 लाख कारें जो है ना बेची है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा टोयोटा, हर साल टोयोटा ही है, पिछले साल भी टोयोटा ही थी, इस बार भी टोयोटा ही है, ठीक है ना। मजबूत गाड़ियों में जापान की कंपनी है टोयोटा, ये भी याद रखना। हाल ही में यायात्सो को निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहली जैव विविधता विरासत साइट के रूप में नॉमिनेट किया है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? ये है लद्दाख की, याद रखना, ठीक है ना, ये लद्दाख की है, याद रखना आप लोग, लद्दाख की साइट है ये। और लद्दाख में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम, भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। ये यूएनडीपी, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ चलाया गया था गांधी जयंती पे 2 अक्टूबर 2017 को, मतलब 6 साल पुराना प्रोजेक्ट है। और ये मतलब क्या है, बेसिकली हिमालय को सिक्योर करने के लिए ही, बायोडाइवर्सिटी को सिक्योर करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया था। लद्दाख में आप लोगों को याद रखना है तसो मोरारी नाम का जो है ना रामसर साइट भी है, ठीक है ना, तसो मोरारी। और एक साइट और है, 2 है यहाँ पे, एक है तसो कारलेक, ये 2 है, 2 रामसर साइट है यहाँ की, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने अपना वार्षिक एक्सरसाइज जिसका नाम है तोपची, ये कहाँ किया है? तोपची किया है देवलाली के अंदर, ठीक है ना, देवलाली। और ये देवलाली कहाँ पड़ता है? देवलाली पड़ता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नासिक में है। महाराष्ट्र के नासिक में ही एक जो है ना डिंडोरी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, प्राइवेट जो है ना आपकी प्राइवेट एग्रीकल्चर मार्केट बनी है, एक प्राइवेट एग्रीकल्चर मार्केट। और ये भारत की पहली जो है ना एग्रीकल्चर मार्केट है। अभी रिसेंटली IBPS PO में क्वेश्चन आया भी था, ठीक है ना, मुझे किसी ऑफलाइन क्लास में बच्चे ने बताया था किसी ने मुझे कि डिंडोरी प्राइवेट लिमिटेड जो है ना ये कहाँ पे है सर, तो ये इसमें है आपकी महाराष्ट्र के नासिक में, ठीक है। देवलाली वैसे मैं आपको बता देता हूँ भारत की सबसे साफ छावनी भी है, ठीक है ना, नीट एंड क्लीन कैंटोनमेंट एरिया है। और यहाँ पे हाल ही में सिंगापुर के साथ में एक अग्नि वॉरियर नाम का युद्ध अभ्यास भी हम लोगों ने किया था, ठीक है ना, थोड़े समय पहले ही। IMF ने हाल ही में $4.7 बिलियन ऋण दिया है बांग्लादेश को, ठीक है, ये भी आप लोग बात याद रखना। बांग्लादेश को जो ना IMF ने अभी हाल ही में ऋण दिया है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को जरूर याद रख लेना डियर, ठीक है ना। और एक बात और भी याद रखना कि हमारे भारत की बात है, भारत वन क्षेत्रफल बढ़ाने में दुनिया भर में जो है ना 2010 से 2020 के बीच में जो है ना वो 3रे नंबर पे रहा है, 3rd पोजीशन पे रहा है। मतलब भारत में मैनग्रोव एरिया जो है ना 364 स्क्वायर किलोमीटर जो है ना बढ़ गया है आपका, ठीक है। चलिए सर, आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन इतना ही था। हंसते मुस्कुराते रहना। मैंने जो आपसे सवाल पूछा था वो बताना। बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनके बारे में बताना जरूर। सेशन कैसा था फीडबैक जरूर देना ताकि मैं अगला दिन कंटिन्यू कर पाऊँ और ठीक ढंग से आप लोगों को चीज़ें पढ़ा पाऊँ। शेयर